इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आने वाला है और ये सिर्फ एक नॉर्मल बिल नहीं है। ये हायर एजुकेशन गवर्नेंस का पूरा फ्रेमवर्क बदल सकता है। चलिए समझते हैं ये बिल क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ता है। 15 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और सिर्फ एक दिन बाद 16 दिसंबर को इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया। ये कोई रूटीन लेजिस्लेशन नहीं है। इस बिल को पार्लियामेंट में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे तुरंत पास करने के बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का डिसीजन लिया। और जब कोई बिल जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को रेफर होता है तो इसका मतलब होता है डिटेल स्क्रूटनी, एक्सपर्ट कंसल्टेशन और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंपैक्ट। तो चलिए समझते हैं ये बिल एग्जैक्टली क्या प्रपोज करता है, क्यों गवर्नमेंट हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम में बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहती है और कैसे ये एनईपी 2020 और विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये एक प्रपोज लेजिस्लेशन है जो इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए लाई गई है। इसका मेन मकसद है एक इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करना जो एनईपी 2020 के विजन के साथ अलाइंड हो। यानी इससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव होगी और स्टूडेंट्स को मिलेगी बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का एजुकेशन। ये बिल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास लेवल पर ले जाने की एक इंपॉर्टेंट कोशिश है। इस बिल का की ऑब्जेक्टिव है एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर क्रिएट करना फॉर हायर एजुकेशन। यानी दोस्तों इसका फोकस है कि डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटर्स के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन हो और पूरा सिस्टम स्मूथली और एफिशिएंटली काम करे। इससे हायर एजुकेशन का गवर्नेंस स्ट्रांग होगा और स्टूडेंट्स को मिलेगा बेटर क्वालिटी एजुकेशन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इस बिल के फोकस एरियाज की। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और एकेडमिक एक्सेलेंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस को अपनी पॉलिसीज और एकेडमिक्स डिसाइड करने का फ्रीडम ताकि एजुकेशन का लेवल हाई रहे। दूसरा है क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन, यानी ये इंश्योर करना कि हर इंस्टीट्यूशन में स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो और एजुकेशन क्वालिटी टॉप नॉच हो। तीसरा फोकस है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन पर। दोस्तों इसका मतलब है कि सिस्टम क्लियर और रिस्पॉन्सिबल हो और नए इनोवेटिव आइडियाज को एनकरेज किया जाए। और लास्ट, हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टैंडर्ड्स को एक जैसा बनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स को सब जगह यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब समझते हैं इस बिल के पीछे का रैशनल, यानी ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला रीजन है एनईपी 2020 रिफॉर्म्स को लेजिस्लेटिव बैकिंग देना। मतलब अब ये रिफॉर्म सिर्फ पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं बल्कि लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे। दूसरा, ये बिल लाया गया है फ्रैगमेंटेड रेगुलेशन के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। दोस्तों हायर एजुकेशन का सिस्टम अभी थोड़ा स्कैटर्ड था, इससे कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस स्ट्रांग होगी। तीसरा फोकस है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी प्रमोट करना, साथ ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, यानी इंस्टीट्यूशंस अपने डिसीजंस ले सकेंगे पर रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। चौथा, ये एजुकेशन, रिसर्च क्वालिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने में मदद करेगा ताकि इंडिया के स्टूडेंट्स दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड्स के साथ कंपीट कर सकें। और लास्ट, इसका एम है
हायर एजुकेशन को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइन करना, मतलब फ्यूचर रेडी, स्ट्रॉन्ग और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं इस बिल में कौन कौन इन्वॉल्व है और उनका रोल क्या है। सबसे पहला स्टेक होल्डर है यूनियन गवर्नमेंट। ये बिल को इंट्रोड्यूस करता है। फिर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रोल है कि ये बिल पार्लियामेंट में टेबल करे। उसके बाद आता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी या जेपीसी, जो बिल का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं। फिर पार्लियामेंट का काम है कि इस बिल पर डिबेट करे, अप्रूव करे और इनेक्ट करे, मतलब लॉ बनाए। नेक्स्ट, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये बिल को इंप्लीमेंट करेंगे और ग्राउंड लेवल पर चेंजेस लाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स, जो इस बिल के प्राइमरी बेनिफिशियरीज हैं, मतलब डायरेक्टली इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं ये बिल कब हुआ। 15 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया और सिर्फ एक दिन बाद 16 दिसंबर 2025 को इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं ये बिल कहां अप्लाई होगा, यानी इसका स्कोप क्या है। सबसे पहला, इसका नेशनल लेवल एप्लीकेबिलिटी है, मतलब पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर यह बिल लागू होगा। इसमें शामिल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज और एनआईटीज। साथ ही प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी फ्रेमवर्क के अंडर आएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन का फ्रेमवर्क भी इंक्लूड है, ताकि सिस्टम पूरे देश में स्मूथली काम करे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस बिल का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस। सबसे पहला है एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो कहता है कि हायर एजुकेशन में कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्ड्स का डिटर्मिनेशन यूनियन गवर्नमेंट का काम है। फिर एंट्री 25 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें एजुकेशन का टॉपिक है, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। और लास्ट, आर्टिकल 21A, जो हर सिटीजन का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गारंटी करता है। यानी ये बिल अपने फ्रेमवर्क और रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है और इंश्योर करता है कि एजुकेशनल एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी और कोऑर्डिनेटेड हो। अब देखते हैं ये बिल आगे कैसे प्रोसीड करेगा, यानी इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला स्टेप है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जहां एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स का इनपुट लिया जाएगा। फिर मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस होंगी, ताकि बिल में सब व्यू पॉइंट्स कंसिडर हो। उसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। फिर पार्लियामेंट में डिबेट और पैसेज होगा, दोनों हाउसेज में अप्रूवल के लिए। और जब पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तब ये बिल ऑफिशियली लॉ बन जाएगा। फाइनली इंप्लीमेंटेशन रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ताकि रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिवली अप्लाई हो सके। अब दोस्तों, चलते हैं स्टैटिक जीके सेक्शन की तरफ, जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी एनईपी 2020। इसके कोर पिलर्स हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर स्टूडेंट को एजुकेशन मिले, फेयर अपॉर्चुनिटीज हो, क्वालिटी हाई हो और सिस्टम अकाउंटेबल हो। ये पॉलिसी स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक रिफॉर्म्स कवर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फोकस है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, रिसर्च और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ताकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास और फ्यूचर रेडी हो। अब दोस्तों, चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस रिकैप करते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है।
सबसे पहले है आर्टिकल 21A, जो हर सिटीजन का राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गारंटी करता है। फिर है एंट्री 25 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन का टॉपिक, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों इसमें इन्वॉल्व है। और लास्ट है एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स और कोऑर्डिनेशन का काम यूनियन गवर्नमेंट को देता है। यानी ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी और वेल कोऑर्डिनेटेड हो। अब दोस्तों समझते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल। सबसे पहला है स्टैंडिंग कमिटी। ये परमानेंट ओवरसाइट प्रोवाइड करता है, मतलब कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। दूसरा है सिलेक्ट कमिटी, जो स्पेसिफिक हाउस के लिए बिल का स्क्रूटनी करता है। और तीसरा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी या जेपीसी, जिसमें मेंबर्स दोनों हाउसेस के होते हैं और ये डिटेल्ड इंक्वायरी और एग्जामिनेशन करता है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स या इंपॉर्टेंट बिल्स के लिए। यानी ये कमिटीज इंश्योर करती हैं कि लॉज थरली एग्जामिन और प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो। अब दोस्तों देखते हैं रेगुलेटरी कॉन्टेक्स्ट को। अभी हायर एजुकेशन में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लेकिन एनईपी 2020 का विजन है कि इन रेगुलेटर्स को रैशनलाइज और कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि सिस्टम ज्यादा इफिशिएंट और इफेक्टिव हो। और याद रहे, फाइनल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तभी इंप्लीमेंट होगा जब पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा। यानी ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि रेगुलेशन कंसिस्टेंट, कोऑर्डिनेटेड और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करे। अब दोस्तों चलते हैं लिंक्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तरफ जो एजुकेशन रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला है समग्र शिक्षा अभियान, जो इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फिर है पीएम श्री स्कूल्स, ये क्वालिटी मॉडल स्कूल सेट करते हैं अक्रॉस इंडिया। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर या एनडीआर एक डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम क्रिएट करता है। फिर है स्वयं, ये एक MOOCS प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीक्षा, टीचर्स के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और कंटेंट प्रोवाइड करता है। अगला है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नैप्स, स्किल डेवलपमेंट के लिए है। और लास्ट GER एक्सपेंशन टारगेट अंडर NEP 2020, जिसका एम है हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंप्रूव करना। यानी ये इनिशिएटिव्स बिल के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के बिल के की टेकअवेज। सबसे पहला, ये बिल हायर एजुकेशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, जेपीसी रेफरल इंश्योर करता है कि बिल का थरो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हो। तीसरा, ये एक क्रिटिकल स्टेप है NEP 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए। और याद रहे, एजुकेशन रिफॉर्म्स विकसित भारत 2047 के विजन के लिए सेंट्रल है। और लास्ट, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसका हाई रेलेवेंस है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। यानी दोस्तों ये बिल सिर्फ लॉ रिफॉर्म नहीं, बल्कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर शेप करने वाला एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड।